नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं रंजन मिश्रा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन क्लास 12th चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका रिवीजन। आज हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के सारे मेजर टॉपिक्स का एक ओवरव्यू आपको दोबारा से दे दें। डिटेल्ड में हम इनको ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पर, आप जाके इसको देख लीजिए। तो दोस्तों, हमारे प्यारे विद्यार्थियों, ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है इसके नाम से ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युतिकी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बन रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो इज स्टैंड फॉर चार्जेस, इट इज समथिंग रिलेटेड विद चार्ज। स्टैटिक्स मीन्स रुका हुआ। तो चार्ज जब रुका हुआ होता है तो हम जिस चैप्टर को पढ़ते हैं, जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जिस स्ट्रीम को पढ़ते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। मीन्स स्टडी ऑफ चार्ज एंड इट्स इफेक्ट व्हाइल इट इज़ इन अ रेस्ट पोजीशन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें कि हम चार्ज के बिहेवियर, उसके इफेक्ट को पढ़ते हैं तब जब चार्ज रुका हुआ रहता है। अगर चार्ज मोशन में आ जाएगा तो आप देखोगे कि आगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ना शुरू कर देंगे, तब हम मैग्नेटिज्म पढ़ना शुरू कर देंगे। तो अभी इस चैप्टर में चार्ज रुका हुआ है। तो आगे हम देखते हैं कि चार्ज क्या है। चार्ज इज ए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पार्टिकल का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। जैसे मास उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है, वैसे चार्ज किसी भी मटेरियल का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है, ठीक ना। तो इसको हम डिफाइन करते हैं चार्ज, क्योंकि चार्ज इज अ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बाय वर्च्यू ऑफ विच इट हैज ए टेंडेंसी टू अट्रैक्ट और रिपल। तो इसमें जो अट्रैक्शन या रिपल्सन की इफेक्ट देखा जाता है, ये चार्ज की वजह से देखा जाता है। चार्ज दो टाइप के होते हैं, आपने जान लिया है कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और ये भी जान लिया है कि ये केवल कन्वेंशन है, ठीक ना। और ये भी आपने जाना कि चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। चार्ज तो खुद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उसके आपने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था। पहला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरा एडिटिविटी ऑफ चार्ज, और तीसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या देखा कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। मीन्स चार्ज कैन, या दूसरे लफ्जों में इसको बोल सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज को ना तो पैदा किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, केवल एक पार्ट से, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरा जो आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, तो उसमें आपने देखा है कि चार्ज स्केलर है बाय नेचर, और इसलिए उसमें स्केलर एडिशन फॉलो करता है। मतलब 1 कूलाम प्लस 2 कूलाम प्लस 3 कूलाम, तो ऐसे सीधा ऐड कर दिया जाता है, ठीक ना। और तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल मिले थे उस पर, Q इज इक्वल टू NE। इसका मतलब ये था कि जो भी बड़ा चार्ज इस दुनिया में पाया जाएगा वो एक छोटे से चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, वो छोटा सा चार्ज E है। तो Q इज इक्वल टू NE, मीन्स N जो है वो इंटीग्रल नंबर है 1 2 3 4 5 6, और E वो फंडामेंटल चार्ज है जिसके मल्टीपल में कोई भी बड़ा चार्ज पाया जाएगा। और इसके बाद आपने देखा कि चार्जिंग, किसी बॉडी को चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा। किसी बॉडी की चार्जिंग 3 तरीके से आपने देखा। पहला क्या? फ्रिक्शन, दूसरा क्या? कंडक्शन, तीसरा क्या? इंडक्शन। फ्रिक्शन मैंने बोला कि 2 ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ो तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज चला जाता है। तो जिससे चला जाएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिस पर चला जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। एक बात और हमने बताया था कि ये चार्ज जहाँ पर जाता है तो वहाँ पे चार्ज नेगेटिव हो जाता है, साथ साथ उसका मास भी बढ़ जाता है, बिकॉज चार्ज अपने आप नहीं जाता, चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के साथ जाता है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है, मटेरियल नहीं है, कोई मासिव ऑब्जेक्ट नहीं है, पार्टिकल नहीं है। तो चार्ज अगर कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके साथ उसका मास भी ट्रांसफ़र होगा। हमने एग्जाम्पल लेके बताया था, जैसे ईमानदारी है, जैसे अच्छाई है, बुराई है, ये अपने आप कहीं ट्रैवल नहीं करती, ये किसी न किसी के साथ जाएंगी, है ना। तो वैसे ही चार्ज भी किसी न किसी पार्टिकल के साथ होता है, किसी न किसी आयन के ऊपर होता है, अकेले से कहीं चार्ज नहीं जा सकता।
तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाता है उस ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उसका मास थोड़ा सा बढ़ जाता है जितना कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है उसी रेशियो में, और जहाँ से जाता है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा था कि 3 तरीके के इसके चार्जिंग देखा कि फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। फ्रिक्शन में आपने देखा कि फ्रिक्शन किया तो एक से दूसरे पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ जिसकी वजह से बॉडी चार्ज हो गई। दूसरा आपने कंडक्शन देखा कि एक हैवीली चार्ज बॉडी है, उसके टच में कोई दूसरा अनचार्ज बॉडी ला दिए तो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी की तरफ चार्ज का फ्लो हो गया, तो दूसरा जो अनचार्ज था वो भी चार्ज हो गया, तो ये कंडक्शन मेथड कहलाया। तीसरा इंडक्शन क्या था कि कोई चार्ज बॉडी है, इसके टच में मत लाके रखो, ना तो फ्रिक्शन करो, दूर रखो तो भी ये पोलराइज हो जाएगा। इधर इसमें इसके कारण जो चार्ज बॉडी है उसके कारण अनचार्ज बॉडी विल गेट पोलराइज्ड, और ये पोलराइजेशन के कारण उस पर चार्ज अपीयर हो जाएंगे। ठीक ना। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कूलाम्स लॉ इसमें, कि कूलाम्स लॉ क्या है। तो कूलाम्स लॉ में आपने देखा कि कूलाम्स बिल्कुल न्यूटन के तरह, जैसे न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था उसी पैटर्न पे कूलाम ने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया, जिसमें कि 2 चार्ज होते हैं Q1 Q2, उसके बीच का डिस्टेंस अगर R है तो उन्होंने बताया कि उसके बीच में एक फोर्स लगता है, फोर्स जो कि होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पे Q1 Q2 इस दोनों का मैग्नीट्यूड है, R इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और K क्या है, दैट इज कूलाम्बियन कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपने देखा था कि 9 × 10⁹ होता है। उसका यूनिट, उसका डायमेंशन वो दोनों आपने निकाल के देखा था, दोबारा से भी देख लेना, याद रखना, कहीं भी पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर न्यूटन का चूंकि ये फोर्स है तो हमने फोर्स पे थोड़ी सी और बातें कर लिया था कि ये किस टाइप का फोर्स है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहा जाता है, और ये जो 4 फंडामेंटल फोर्स हैं उसमें से एक है। तो वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हमने आपको बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और 2 और फोर्स थे जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। पूरे नेचर में यही 4 ही फोर्स पाए ही जाते हैं। ठीक ना। इसके बाद आपने क्या देखा कि इसको थोड़ा सा कंपेयर किया था, इस कूलाम्बियन फोर्स को या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ग्रेविटेशन के साथ कंपेयर किया था। तो आपने देखा था कि इसमें अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों होता है, जबकि ग्रेविटेशन वाले में क्या होता है, केवल अट्रैक्शन होता है। ये जो कूलाम्बियन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, दोनों चार्ज के बीच का मीडियम अगर बदल जाए तो इसका वैल्यू बदल जाता है, उसमें ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके के और सिमिलरिटीज भी कुछ देखा था कि दोनों डिस्टेंट फोर्सेज हैं, दोनों सेंट्रल फोर्सेज हैं। ठीक ना। इस तरीके की कुछ सिमिलरिटी, कुछ डिससिमिलरिटी देखा था हमने। और 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में या प्रोटॉन के बीच में कूलाम फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल के उसका हमने ये भी एक अनुमान लगाया था कि कितने टाइम्स बड़ा होता है। तो आपने देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन में कितना 10⁻39 टाइम लगभग ऐसा कुछ आंसर आया था कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ा होता है इससे। तो प्रोटॉन में भी जो आपने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला था और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला था, उसमें भी कुछ 10⁻36 इस ऑर्डर का आ रहा था कि इतने टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ा है। तो ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि चूंकि ये फोर्स है तो ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर है, तो इसमें वेक्टर की सारी प्रॉपर्टीज लगेंगे। अब इसमें पहला प्रॉपर्टीज था वो सुपरपोजिशन का था। तो वेक्टर के सुपरपोजिशन मतलब 2 फोर्स है, सपोज 3-4 चार्ज हैं, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, किसी एक चार्ज पे, किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछ रहा है तो सबका अलग अलग निकाल लो, फिर उसका सम कर दो। तो मतलब कैपिटल जो F नेट होगा दैट वुड बी इक्वल टू F1 + F2 + F3 + F4, इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो सुपरपोजिशन क्या है, इट इज सिंपली वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस हैं। ठीक ना। तो इसके बाद हमने कुछ इसके एप्लीकेशन किए थे न्यूटन्स कूलाम्स लॉ के, जैसे कि हमने एक ट्रायंगल ले लिया, आइसोस्केल ट्रायंगल लिया, उसके तीनों वर्टिसेस पे हमने एक एक चार्ज रख दिया और किसी एक वर्टिसेस पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा था। तो वही सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल निकाल लो, पहले वाले से निकाल लो फोर्स, दूसरे से निकाल लो फोर्स, वहाँ पे फिर नेट निकाल लो। यही काम हम स्क्वायर के लिए भी कर सकते हैं कि चारों वर्टिसेस पे एक एक चार्ज रख दें, फिर किसी एक पे क्या पूछ लेता है, इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ लेता है। तो कोई बात नहीं, पहले का निकाल लो, दूसरे का निकाल लो, तीसरे का निकाल लो, वहाँ पे वेक्टर एडिशन लगा दो। तो फोर्सेस का वेक्टर एडिशन आपको पता ही है, 2 तरीके हो सकते हैं, ज़्यादातर आपका जो ट्रायंगल लॉ भी यूज कर सकते हो वेक्टर एडिशन का, और एक पैरेललोग्राम। तो यहाँ पैरेललोग्राम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे।
इसके बाद आपने देखा कि जो उसमें कूलम्बियन कांस्टेंट था k, उसकी वैल्यू क्या थी 9 × 10⁹ था, और उसका जो उसको एक्सपेंड करो तो उसको लिखते थे 1/4πε0। ये ε0 एक नया टर्म आया था जिसको हमने बताया कि ये होता है परमिटिविटी, और अगर नॉट लगा है तो ये हुआ परमिटिविटी या फ्री स्पेस। परमिटिविटी या फ्री स्पेस की वैल्यू आपने देखा था 8.85 × 10⁻12, ठीक ना। उसका यूनिट, उसका डायमेंशन k के अपोजिट में होगा, चूंकि k = 1/4πε0 है तो k के उल्टा होगा ये। तो अब ये ε0 क्या है, मतलब परमिटिविटी क्या है? तो परमिटिविटी एक स्पेस की, एक मीडियम की प्रॉपर्टी है, एक मीडियम की, किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी है। अगर वो स्पेस है तो वहाँ पे ε0 रहेगा, अगर वो कोई मीडियम है तो εm होगा। एक टर्म और आता था इसमें कि रिलेटिव परमिटिविटी, तो किसी मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाई स्पेस की परमिटिविटी कर दोगे या वैक्यूम की परमिटिविटी कर दोगे तो जो रिजल्ट आता है उसको हम εr लिखते हैं। इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक ना। और बेसिकली अगर मैं देखूं कि परमिटिविटी क्या हुआ, तो परमिटिविटी हो गया कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम दैट विल डिसाइड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन दैट मीडियम। तो जितना ज़्यादा ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, परमिटिविटी जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक ना, किसी भी दो चार्ज को के बीच लगने वाले फोर्स को, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे एप्लीकेशन देखे थे कूलम्ब्स लॉ के। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी देखा था, स्केलर भी देखा था। स्केलर तो kq/r² आप जानते ही हो, kq1 q2/r², और उसके साथ अगर n कैप जोड़ दो तो उसका डायरेक्शन भी बता देगा, वो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं उसमें, तो बातें हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये फोर्स लगता क्यों है, एक चार्ज यहाँ है दूसरा चार्ज यहाँ है, तो ये लगाया क्यों? ये जो डिस्टेंट फोर्सेस हैं ये यूं ही नहीं लगते, इनके बीच में कोई फील्ड होता है, कोई इंटरेक्शन होना चाहिए। एक्चुअली फोर्स की डेफिनेशन ही होती है कि इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो फोर्स नहीं लग सकता। तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगने का कारण था उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का होना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड था कि किसी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज आने पर क्या होता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है, तो उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल इन विच इफ अ फॉरेन चार्ज गेट एंट्रीड तो इट विल फील आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो इसे उस रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल, एक सर्टेन रीजन है। अच्छा, एक उसमें फिर हम देखा कि इसके मैथमेटिकल मॉडलिंग करने पे हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड E = F/Q होता है। मतलब किसी यूनिटी चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों तरफ जो रीजन है उसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आ रहा है तो उसमें फोर्स पर यूनिट चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताता है कितना ये पावरफुल है। तो यहां से एक इक्वेशन मिल गया, E = F/Q। तो F की वैल्यू अगर मैं रख दूं कि kq1 q2/r², तो एक q दूसरे q से गेट कैंसल्ड हो जाएगा, देन रिजल्ट आ जाता है कि E = kq/r²। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें रिजल्ट मिला था, ठीक ना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारे पास आ गया और ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, उस पर फोर्स लगाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया हाइपोथेसिस, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऐसा बताया गया कि कोई चार्ज है, सपोज पॉजिटिव चार्ज, तो उसके चारों तरफ क्या होती हैं, रेडियली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली ऐसे आउटवर्ड होती हैं, निकलती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस, या उसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं, ठीक ना। और वो लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं, और वैसे ही अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो इन्फिनिटी से निकल करके इसमें रेडियली इनवर्ड आती हैं। अब क्या हुआ कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये जो लाइंस है ये इससे भी निकलेगी, इससे भी निकलेगी, तो ये आपस में टकरा नहीं सकती, इसलिए ये दूसरे को रिपल करती हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का जो, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखा था। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, वो ये था कि पहली बात तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। वो टच कर सकते हैं लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर सकते,
ठीक ना, वो क्लोज लूप नहीं बना सकते। उसका कारण क्या था ये सब हमने डिटेल किया था, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन हो जाएंगे, वो सब मैंने डिटेल में किया है, आप पीछे की वीडियोस देख लीजिएगा। अब क्या हुआ, उसके और क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक ये हैं कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर टेंजेंट खींचें तो वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, ठीक ना। तो उस पर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, वो टच कर सकती हैं लेकिन कट नहीं कर सकती, और इसके बाद उस पर टेंजेंट खींचोगे तो वो क्या बता देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस पॉइंट पे बता देंगे। और तीसरी बात ये हुई कि वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, ठीक ना, पॉजिटिव से निकलेंगे इन्फिनिटी तक जाएंगे, या इन्फिनिटी से निकलेंगे और नेगेटिव पे आएंगे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव पास पास में रख दिया तो पॉजिटिव से निकल के सीधा नेगेटिव में आ जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पास पास रख दिया तो दोनों से निकल के एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेंगे, राइट। ये सब चीज़ें आपने देख रखा था। इसके आगे हमने क्या देखा, इसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने क्या रखा, चार्ज रख दिया। जब कोई चार्ज रख देंगे तो अब डिपेंड करेगा कि आपने पॉजिटिव रखा कि नेगेटिव रखा। अगर पॉजिटिव रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पॉजिटिव से इन्फिनिटी की तरफ जाती हैं, और आपने पॉजिटिव चार्ज ही रखा है तो इसको रिपेल करेगा, फील्ड से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, और अगर नेगेटिव रखा है तो इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके फिर हमने जो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ था, काइनेमेटिक्स था, v = u + at और s = ut + ½ at², या फिर v² = u² + 2as, ये वाले सारे फार्मूला इसमें लगाया। अब यहाँ पे a निकालना था हमें, तो a कैसे आएगा, मतलब एक्सेलरेशन कैसे आएगा। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज रख दो तो उस पर एक्सेलरेशन कितना आएगा। एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है F = ma, ठीक ना, F = ma। तो यहाँ से a निकालोगे तो F/m कर दोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ F कितना है, F होता है QE, तो QE/m, ये हमारा एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया। अब ये एक्सेलरेशन बार बार हम उसी तीनों इक्वेशन में रख के कुछ भी निकाल सकते हैं, कहीं भी चार्ज रख के कहीं भी वेलोसिटी निकाल लो, डिस्टेंस निकाल लो, कुछ भी फाइंड आउट किया जा सकता है। इवन हम इसको प्रोजेक्टाइल मोशन भी करा सकते हैं, तो प्रोजेक्टाइल में भी आप इसके दो कंपोनेंट ले लो, जैसे उसमें मैकेनिक्स में किया था वैसे यहाँ भी किए जा सकते हैं। सारा क्वेश्चन हमने करके दिखाया था आपको। उसके बाद फिर इसमें क्या आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है हमारा डाइपोल। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है डाइपोल। डाइपोल होता क्या है कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल। दो चार्ज हैं, चार्ज मतलब Q और -Q, ये एक दूसरे से बहुत पास पास रख दिए जाएं तो इस अरेंजमेंट को बोला जाता है डाइपोल, ठीक ना। और डाइपोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है, इसको P से दिखाते हैं, और ये होता है कि दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड उसके बीच का डिस्टेंस, और डिस्टेंस हम लेते हैं 2L। तो हमारे पास हो जाता है P = Q × 2L, या फिर सीधा करके इसको लिखते हैं P = 2QL। ये हमारा क्या हो जाता है, डाइपोल मोमेंट, ठीक ना। अब क्या करते हैं हम, इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है आपसे कई बार कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ ड्यू टू डाइपोल। तो ये डाइपोल है, अब इसके एक्सियल पोजीशन पे ये डाइपोल है +Q -Q या -Q +Q। अब इसके एक्सियल पोजीशन मतलब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन कर दो। अब देखो जैसे फोर्स के लिए जो जो सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल थे वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी होते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी वेक्टर है, तो सब वही इसके लिए भी लगेगा, वेक्टर वाले फार्मूलेस, वही पैरेललोग्राम वाले प्रिंसिपल इसके भी लिए भी लगेंगे, ठीक ना। अब तो इसके लिए आपने निकाला था, उसका फार्मूला क्या आया था अगर आपको याद हो तो आया था 2kp/r³ करके। यहाँ p क्या है, p हमारा डाइपोल मोमेंट है। वैसे ही एक और क्वेश्चन हमने निकाला था, अगर दो डाइपोल है, एक डाइपोल है उसके इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल का मतलब इसके बीच से ऊपर सीधे परपेंडिकुलर यहाँ पे, ठीक ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमने निकाला था kp/r³, मतलब उसमें हाफ आया था इसका, एक्सियल पे 2kp/r³, वहाँ पे kp/r³। ये सब रिजल्ट एज इट इज आप भी याद रखना, ठीक ना। तो ये तो डाइपोल का था। अब डाइपोल को फिर हम ले जाके क्या किए थे, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए थे। मान लो कि इधर से इधर की तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, आ रही हैं, ठीक ना। तो फिर क्या करेंगे, उसमें
इधर से इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, उसमें हमने क्या किया था, एक डाइपोल रख दिया था। अब वो डाइपोल पे क्या करता है ना, ये फोर्स लगाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इधर फील्ड की तरफ ये खींचेगा, ये फील्ड को अपोजिट खींचेगा, तो इसको ऐसे घुमा देता है। तो इस पर एक टॉर्क निकाला था हमने। तो टॉर्क अगर आपको याद हो तो उसमें क्या आया था, पी साइन थीटा आया था। टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, या पी क्रॉस ई आया था। तो हमने ये भी बताया था कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, वो पी और ई दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक ना। फिर इस डाइपोल को हमने क्या किया था, उसको एक उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रख करके उसका पोटेंशियल एनर्जी निकाला था। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने बताया था क्या होता है, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड। तो हमने जैसे फील्ड इधर की तरफ है तो उसको इधर की तरफ ऐसा घुमाया था थोड़ा सा, तो हमें एक फार्मूला मिला था पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक ना। तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आया था माइनस पी ई कॉस थीटा, अगर आपको याद हो तो। फिर उससे हमने स्टेबिलिटी निकाला था कि ये कब सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो उसमें आपने देखा था कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तब उसकी एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी, और इसलिए वो स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी और एनर्जी में एक रिलेशनशिप हमने डेवलप किया था, बताया था आपको कि हायर द एनर्जी लोअर द स्टेबिलिटी, एंड लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी। तो आपने देखा था कि मोस्ट अनस्टेबल 180 डिग्री पे था, और इस पे तो एनर्जी 0 था, इसलिए इस पे मीडियम से था स्टेबिलिटी इसकी, और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी थीटा इज इक्वल टू 0 पे था। और इन सब को करने के बाद हमने शुरू किया था गॉस लॉ की तरफ हम बढ़ गए थे। और गॉस लॉ क्या था, उसको जानने से पहले हमने जाना था कि एरिया वेक्टर क्या है। अब तक तो आप हमेशा एरिया को स्केलर ही जानते आए थे, लेकिन यहाँ पे पहली बार मैंने बताया था कि सपोज अगर ये एरिया है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एरिया वेक्टर होता है, राइट। तो एरिया वेक्टर, ये अगर एरिया है तो ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया है तो ये एरिया वेक्टर है, वेक्टर का डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक ना। इसके बाद और क्या था, और हमने एरिया वेक्टर के साथ साथ हमने फ्लक्स बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो फ्लक्स को हमने बताया कि फ्लक्स वेक्टर फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? वेक्टर फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है, और उसको अगर हम डिफाइन करें मैथमेटिकली तो उसको लिखते हैं फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और ए इज द एरिया वेक्टर। मतलब अगर सपोज ऐसे इधर से इधर की तरफ ये फील्ड लाइंस हैं, और ऐसे ये हमारा एरिया वेक्टर है, ऐसे फील्ड हैं, तो ये एरिया वेक्टर इधर हो गया और फील्ड इधर की तरफ हो गया। तो ई जो फील्ड है और ए ये इसका एरिया वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप खोल दोगे तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फील्ड एंड दिस एरिया वेक्टर, राइट। तो इसके बाद अब हमारे पास फ्लक्स आ चुका था, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अगर ए हमारा स्मॉल ए ले रहे हैं, कोई सा भी रैंडम एरिया ले रहे हैं, छोटा ए ले रहे हैं, तो उसको हम डी एस भी लिखते थे और उसको इंटीग्रल लगा देते थे। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट इंटीग्रल ऑफ डी एस लिखते थे, या इंटीग्रल बाहर लेके हम फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस ऐसा लिखते थे, ठीक ना। अब इसके बाद सब मटेरियल रेडी हो गया था गॉस लॉ आने के लिए। तो आपने देखा कि गॉस जो कि बहुत यूजफुल लॉ है, वन ऑफ द फंडामेंटल लॉ है, जो कि हमने बताया कि नेचर का इस नेचर है, जो कि मैक्सवेल के भी 4 इक्वेशन में से एक है, और जो कि जिससे कूलाम्स लॉ भी डिराइव किया जा सकता है। कूलाम से के बाद आया था, लेकिन कूलाम से भी ज़्यादा फंडामेंटल है। तो गॉस ने क्या बताया, गॉस ने ये बताया कि अगर कोई इनक्लोज्ड बॉडी है, मतलब अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, ठीक ना, उसके अंदर कुछ चार्जेस हैं पड़े, तो उस क्लोज्ड बॉडी से, क्लोज्ड सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब बहुत सिंपल सा उसका प्रिंसिपल उसने दिया, अपना लॉ दिया कि कोई क्लोज्ड सरफेस है, उससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इन इज द चार्ज इनक्लोज्ड। हमने एक एग्जांपल भी लेके आपको बताया था कि अगर कोई सपोज मतलब अगर ये कोई क्लोज्ड बॉडी है, इनक्लोज्ड बॉडी है, इसके अंदर चार्ज पड़ा है, इसके अंदर चार्ज पड़ा है, तो इससे एसोसिएटेड जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा इसके अंदर जो चार्ज है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना आसान है, ठीक ना। और एक फाई तो ये हो गया, दूसरा फाई हमने अभी अभी पढ़ा कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस,
ठीक ना। और एक फाई ये पढ़ा हमने Q बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों को सम अप कर दिया जाता था बाद में। इसी से तो हमारा फार्मूला बन गया कि इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये इतना यूजफुल है, इसका एप्लीकेशन भी बहुत है, इससे कूलम्स भी लाया जा सकता है, इससे बहुत सारे आपके प्रॉब्लम किए जा सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि गॉस का एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने 3 एप्लीकेशन आपके सिलेबस में जो है उसको बहुत अच्छे से किया था, कुछ एक्स्ट्रा भी किया था। और वो तीनों क्या थे कि एक कोई इन्फिनाइट लेंथ का वायर है, ठीक ना, वहाँ से d डिस्टेंस अपार्ट देयर इज अ पॉइंट P जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था। तो हमने क्या किया, इसमें एक गॉसियन सरफेस लिया, आपको सिखाया था गॉसियन सरफेस कैसे लेते हैं। फिर वहाँ पे गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकाला, फ्लक्स निकाल के फिर फाई इज इक्वल टू EA और Q बाई एप्सिलॉन नॉट दोनों को इक्वेट करके हमने निकाल लिया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो आपने देखा था कि अगर ये इन्फिनिटी लेंथ का है तो यहाँ पे 2k लैम्डा बाई डी आया था, ठीक ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर इसी चीज़ को हमने कूलम से किया था तब क्या आया था, तब आया था k लैम्डा बाई डी ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और साइन अल्फा बीटा अगर इन्फिनिटी के लिए क्या कर दूं मैं 1 कर दूं, तब आ गया था 2k लैम्डा बाई डी, मतलब सेम रिजल्ट दोनों से आया था। बट कूलम लॉ से बहुत मेहनत लगी थी इसको लाने में, 2-3 पेज का डेरिवेशन था, बट यही चीज़ गॉस ने बहुत आसानी से कर दिया था। दूसरा गॉस का एप्लीकेशन हमने बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए, मतलब कोई प्लेट है, सपोज ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट है, तो प्लेट से कोई शीट यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है जिसका कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यहाँ से d डिस्टेंस अपार्ट देयर या r डिस्टेंस अपार्ट देयर इज पॉइंट P जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो भी हमने निकाला था, इसका रिजल्ट क्या आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। इसके लिए भी गॉसियन सरफेस लेके हमने निकाल लिया था। तीसरा हमने इसका जो एप्लीकेशन किया था वो यूनिफॉर्म शेल के लिए किया था। अगर कोई एक शेल है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसका कुछ उसका चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है या Q चार्ज है जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस पर हमने निकाला था कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और सेल के ऊपर कितना होगा, सेल के बाहर कितना होगा। सेल के अंदर हमने गॉसियन सरफेस लिया, 0 आया था, क्योंकि शेल है तो अंदर चार्ज नहीं होगा, सारे चार्ज ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड थे। और उसके ऊपर उसके बॉर्डर पे सरफेस पे कितना आया था, तो KQ बाई R स्क्वायर आया था, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। और बाहर कितना आया था, KQ बाई स्मॉल r आया था, ठीक ना, जो स्मॉल r उसका डिस्टेंस था। तो इसके बाद हमने 1-2 और इसके एप्लीकेशन देखे थे, जिसमें कि यूनिफॉर्मली सॉलिड स्फीयर लिया था, सेल की जगह स्फीयर ले लिया था। तो उसमें जो बॉर्डर पर और बाहर तो सेम रिजल्ट था, लेकिन अंदर की तरफ अलग रिजल्ट आ गया था, ठीक ना। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप देख चुके हो। इसके अलावा अब आगे वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, इसके आगे के लेक्चर्स पे अब हम लेने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये दोनों हम करेंगे। उसके बाद हमारा कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी उसके बाद देखेंगे, फिर कैपेसिटर स्टार्ट होगा। बट उसके पहले अगर आप चाहोगे कि NCERT के जो सोल्यूशंस हैं, जो क्वेश्चंस हैं उसमें 25 क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं शायद, उसका सोल्यूशन आपको चाहिए, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये एक तरीके का रैपिड रिवीजन था पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने अब तक क्या क्या किया है, ठीक है। तो बाकी इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा यह बेहतर होता जाएगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। इस तरीके के रैपिड रिवीजन भी मैं चैप्टर के एंड में लेकर आता रहूँगा। और आगे हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, देन कैपेसिटर करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, जय हिंद।